तो उम्मीद करता हूँ मेरी सभी फैमिली इस गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रखी होगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है और मैं जानता हूँ कि इस मौसम में कई सारी तकलीफ़ें आपको सहन करनी पड़ रही होगी। तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और मैं आज आपके लिए काफ़ी समय से जो आपकी डिमांड चल रही थी उस स्टोरी को आगे बढ़ाने आया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस ब्रह्म राक्षसनी की स्टोरी की, जहां एक ब्रह्म राक्षसनी अपने पति को ढूंढने के लिए आज के मॉडर्न जमाने में वापस आ चुकी है और 400 से 500 साल पहले हुए हादसे को वह भुला नहीं पा रही है। लेकिन उस ब्रह्म राक्षसनी के साथ लग जाता है एक लड़का जो एक मध्यम वर्ग फैमिली से आता है। न वह ज्यादा पैसे वाला है और अपनी जॉब को छोड़ करके वह उस ब्रह्म राक्षसनी का साथ दे रहा है ताकि उसको उसके पति यानी भंवर से मिला सके। तो उस लड़के का नाम है सरण और सरण ने हमारे साथ जयपुर में इस स्टोरी को शेयर किया था। हालांकि उसके साथ यह घटना काफ़ी समय पहले ही घटित हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे अब उसको काम से फुर्सत मिलती है वह अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। हमने स्टोरी को यहाँ तक जान लिया था कि सरण ने उस ब्रह्म राक्षसनी की काफी ज्यादा मदद की थी और अब तक भी वह ब्रह्म राक्षसनी सरण के साथ ही है और वह चाहती है कि सरण उसकी मदद करे उसके पति भंवर को ढूंढने में। हालांकि सरण ने अपनी ओर से काफी कोशिश की, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। और आज एक बार फिर से हम सरण की जुबानी में ही इस स्टोरी को सुनते हैं कि अब तक उसके साथ क्या क्या घटित हो चुका है और कहीं उस ब्रह्म राक्षसनी ने खुद सरण को तो नुकसान नहीं पहुंचा दिया है या फिर सरण कहीं अपनी दूसरी लाइफ में तो बिजी नहीं हो गया है। तो जो साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि ब्रह्म राक्षसनी का पहला पार्ट भी कुछ पहले भी मैं सुना चुका हूं। अगर आपने वह स्टोरी नहीं सुनी है तो पहले पार्ट को सुन लीजिए। उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हालांकि आपको यहाँ भी काफ़ी आनंद आने वाला है और उस पार्ट को बाद में भी सुन सकते हैं। तो चलिए अब सरण की स्टोरी को आगे शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सरण जो कि बिंदिया को अपने साथ ले आया था और अब मैं आपको इसके आगे की घटना बताने जा रहा हूं। मैंने वो कंपनी छोड़ दी क्योंकि मुझे दिल्ली की एक कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब मिल रही थी और मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। इसलिए मैं बिंदिया को लेकर दिल्ली आ गया। यहाँ मैंने एक पीजी ले लिया और काम पर आने जाने लगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं तो इन सबको अब तक 8 से 10 महीने होने को आए हैं और मैं अब तक इस बारे में लगभग भूल ही चुका था कि मुझे भंवर को ढूंढना था। बिंदिया ने भी मुझे अब इस बारे में कहना छोड़ दिया था क्योंकि उसे शायद लगता था कि मैं काम में ज़्यादा ही व्यस्त हूँ और समय आने पर मैं उसके पति के बारे में पता कर ही लूँगा। इन्हीं सब के दौरान मेरे ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम मनीषा था। हम दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अब मैं मनीषा के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा था। ऑफिस से निकलने के बाद मैं और मनीषा बाहर खाना खाते और फिर घर आकर मैं दोबारा मनीषा से फ़ोन पर बात करने लगता। मुझे ऐसे देखकर बिंदिया ने एक बार मुझसे पूछा कि आखिर मैं कब तक उसके पति को ढूंढ निकालूंगा। अगर मैं नहीं ढूंढ सकता तो मैं उसे बता दूं, वो खुद ही उसे ढूंढ लेगी। दोस्तों, यहाँ बिंदिया मेरी बहन की तरह इतने दिनों से मेरे साथ थी कि मैं यह भूल ही गया था कि असल में वह इंसान नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षसनी है। मैंने उससे कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उस गांव में खबर कर दी है कि अगर वह लोग दोबारा आते हैं तो मुझे बताएं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या करूं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में उस एक शख्स को ढूंढना जिसकी मुझे शक्ल तक नहीं पता बहुत मुश्किल है। इसलिए सब्र रखो, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। यहाँ पर मेरी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मैं उसके पति को कैसे ढूंढ सकता था। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था। वहीं अब मेरी जिंदगी में मनीषा भी आ चुकी थी। यह मेरे रिलेशनशिप का शुरुआत का फेज था। इस वजह से मैं मनीषा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था। बिंदिया ने शायद यह बात नोटिस कर ली थी, इसलिए अब उसने मुझे इस बारे में कहना ही छोड़ दिया था। उसे गुमसुम देखकर एक दिन मैंने उससे कहा,
तुम पूरे दिन ही गुमसुम बैठी रहती हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम थोड़ा बाहर की दुनिया में जाओ और थोड़ा मजे करो, इससे तुम्हारा मन लगेगा। इस पर बिंदिया ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन शायद अब उसने अपनी समस्या हल करने का सोच लिया था। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति को उससे मिलवा दे, और फिर वो हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन जब मैं ऑफिस में था, तब बिंदिया घर से निकली और आसपास टहलने लगी। चलते चलते वह घर से थोड़ा दूर आ गई। दिल्ली राजस्थान से काफी अलग थी, और बिंदिया के समय में तो मेट्रो वगैरह नहीं थे, और बिंदिया कभी अपने गांव से बाहर ही नहीं निकली थी। दिल्ली में तो थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए मेट्रो बनी हुई है। बिंदिया हैरानी से ये सब देख रही थी कि अचानक एक लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो मुड़ी। 20-22 साल का वो लड़का पीठ पर बैकपैक टांगे बाइक पर सवार था। उसका चेहरा ढंका हुआ था और वो बिंदिया से ही बोल रहा था, तुम यहां बीच में क्यों खड़ी हो? हटो यहां से, मैं लेट हो रहा हूं। ये सुनकर बिंदिया हैरानी से उसे देखने लगी। फिर तभी वो लड़का बोला, अब ऐसे आंखें फाड़े क्या देख रही हो? हटो यहां से। ये सुनकर बिंदिया हैरानी से बोली, आप मुझे देख सकते हैं। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में बड़बड़ाने लगा, एक तो वैसे ही लेट हो रहा हूं, ऊपर से ये लड़की, हटो, कोने में से ही निकल जाता हूं। बोलकर वो शख्स बिंदिया के बाजू में से अपनी बाइक निकालने लगा, लेकिन तभी बिंदिया ने उसकी बाइक का हैंडल पकड़ लिया। ये देखकर वो शख्स गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी है, मेरा रास्ता छोड़िए। तब बिंदिया बोली, आप मुझे कैसे देख सकते हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो शख्स बोला, देखो मैडम, आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज आप मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ये सुनकर बिंदिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो आपको कहीं जाने की जल्दी है, तो चलिए मैं आपको पहुंचा देती हूं। ये सुनकर वो शख्स बोला, आप पहुंचा दोगी, लेकिन कैसे? उड़ाकर। तब बिंदिया बोली, आप जहां जाना चाहते हो वो जगह आप मन में सोचो और आंखें बंद कर लो। ये सुनकर उस शख्स को गुस्सा आया और वो बोला, देखिए मैडम, आप बकवास बंद कीजिए और मेरा रास्ता छोड़िए। इस पर बिंदिया बोली, आप एक बार मेरा कहा करके देखिए, करने में हर्ज ही क्या है। इस पर उस शख्स ने बिंदिया ने जैसा कहा वैसा ही किया। इसके अगले ही क्षण बिंदिया ने कुछ देर के लिए वहां आसपास सब बंद कर दिया। कुछ देर बाद बिंदिया की आवाज उस शख्स के कानों में गूंजी, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। यह सुनकर उस शख्स ने जब अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गया, क्योंकि वो एक बिल्डिंग के सामने था। यह देखकर उसने फटी फटी आंखों से बिंदिया को देखा और घबराते हुए कहा, कौन हो आप आखिर? इस पर बिंदिया ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराई और वहां से चली गई। उस शख्स ने बिंदिया को रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी। उसके बाद वो शख्स उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिंदिया ने उस शख्स को वहां छोड़ा और फिर आसपास टहलने लगी। बिंदिया परेशान थी, इसलिए घर आना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मेरे बर्ताव से काफी दुखी थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो अपने पति को खुद ही ढूंढ लेगी। वो शाम तक ऐसे ही बाहर रही, और जब मैं शाम को घर पहुंचा तो देखा कि बिंदिया घर पर नहीं थी। पहले तो मुझे लगा कि यहीं कहीं होगी, इसलिए मैं अपने मोबाइल पर लग गया। लेकिन जब काफी समय में भी मैंने उसे नहीं देखा तो मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, और जब वो मुझे नहीं मिली तो घर के आसपास देखने लगा। लेकिन जब वो मुझे वहां भी नहीं मिली तो मेरा हलक सूख गया। मुझे रह रहकर बिंदिया की चिंता होने लगी, और अब मैं पूरी दिल्ली में अपनी बहन को ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ बिंदिया शाम के समय वहीं टहल रही थी कि तभी अचानक एक साधु उसे दिखाई दिया। उसे देखकर बिंदिया काफी ज्यादा घबरा गई और भागने लगी, क्योंकि पिछली बार उस तांत्रिक ने उसे कैसे परेशान किया था वो ये भूली नहीं थी। वो भागते भागते अचानक से एक बाइक सवार के सामने आ गई। बिंदिया को देखकर उस बाइक सवार ने बाइक रोकी, और अब इससे पहले कि बिंदिया कुछ समझ पाती, उस बाइक सवार ने अपना हेलमेट उतारा और कहा, आप तो वही जादूगरनी है ना जो सुबह मुझे मिली थी। दरअसल ये वही लड़का था जिससे सुबह बिंदिया टकराई थी,
और बिंदिया ने उसे ऑफिस छोड़ा था। उस शख्स को देखकर बिंदिया ने चैन की सांस ली और फिर कहा, हाँ मैं वही हूं। इस पर वो शख्स बोला, सुबह आपने मेरी मदद की और मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला। वैसे अगर आप कहीं जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। इस बार में मैं आपकी मदद कर दूंगा तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। आप कहो तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। बिंदिया उदासी भरे लहजे में बोली, मेरा कोई घर नहीं है। तब वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं तो रहती ही होंगी ना। तब बिंदिया बोली, मैं अपने भाई के साथ यहां रहती हूं, लेकिन आजकल वह अपने में ज्यादा व्यस्त रहता है, मुझसे बात भी नहीं करता। इस वजह से मैं नाराज होकर घर से चली आई और मुझे लगता है कि उसे इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तब वो शख्स बोला, कौन से ऐसे भाई बहन हैं जिनमें झगड़े नहीं होते? हो सकता है कि अभी वह थोड़े व्यस्त है तो वह इसलिए आपको समय ना दे पा रहे हो, लेकिन वह आपके भाई हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। चलिए मैं आपको उनके पास छोड़ देता हूं। तब बिंदिया ने उसे बताया कि कैसे मैं पूरे समय मनीषा के साथ ही लगा रहता हूं। तब ये सुनकर वो बोला, तुम्हारा भाई उस लड़की को पसंद करता है और उसे अपने जीवन संगिनी बनाना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? वह भी तो यही चाहता है कि वह लाइफ में आगे बढ़े। क्या तुम अपने भाई की खुशी नहीं देखना चाहती? क्या तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है? तो फिर आज जब उसकी खुशी की बारी आई तो फिर तुम ऐसे मतलबी कैसे बन सकती हो? ये सुनकर बिंदिया को एहसास हुआ कि जैसे वो भंवर से प्यार करती है वैसे ही मैं भी मनीषा से करने लगा हूं। इसीलिए वो बोली, आपने सही कहा, लेकिन सच में मैं काफी स्वार्थी हो रही थी। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। मैं यह भूल ही गई कि मेरे भाई की भी तो कुछ जरूरत है, वह भी एक साथी चाहता है। मैं उसके पास जाकर उससे इस बारे में बात करूंगी। वो शख्स बोला, ये हुई ना बात, अब चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। बिंदिया बोली, जी मैं बिंदिया, और आपका? वो शख्स बोला, मैं दर्पण। वैसे आपने सुबह वो जादू कैसे किया? इस पर बिंदिया ने कोई भी झूठी कहानी सुना दी और वो दोनों बातें करते करते घर आ गए। उस समय घर पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं बिंदिया को ढूंढने के लिए बाहर भटक रहा था। घर पर ताला लगा देखकर बिंदिया को समझ आ चुका था कि मैं जरूर उसे ढूंढने के लिए बाहर भटक रहा हूं। इसलिए उसने दर्पण से मोबाइल मांगा और मुझे फोन लगाया। फोन उठाते ही बिंदिया ने मुझे बताया कि वह घर आ चुकी है और अब मैं भी आ जाऊं। यह सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं फौरन दौड़ता हुआ घर की तरफ आया। मैं बता नहीं सकता कि बिंदिया को वहां देखकर मुझे कितनी राहत मिली थी। मैंने उसे डांटा और कहा, कहां चली गई थी तुम? मुझे पता है कितना डर लग रहा था। जमाना कितना खराब है, तुम ऐसे ही बिना बताए चली गई। अगर तुम्हें दोबारा कुछ हो जाता तो मैं क्या करता बताओ। मैं उस समय भूल ही गया था कि बिंदिया कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षसनी है, क्योंकि इतने दिनों तक साथ रहते रहते मुझे उसमें सिर्फ अपनी बहन ही दिखाई देती थी और मैं काफी ज्यादा डर गया था स्विंगल, क्योंकि बिंदिया में इतनी समझ नहीं थी और ये दुनिया इतनी जालिम है कि उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। खैर, मुझे ऐसे डांटता देखकर बिंदिया मुस्कुराते हुए बोली, माफ करना, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। इसी दौरान दर्पण बोला, अब ये माफी मांग रही है तो आप इसे माफ कर दो। इस पर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि बिंदिया ने फिलहाल ऐसा कुछ कर रखा था कि सिर्फ मैं ही उसे देख सकता था। तो फिर ये कैसे बिंदिया को देख पा रहा है? अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, दर्पण बोला, आपकी बहन ने सुबह मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने इन्हें यहां तक छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूं, बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने बिंदिया से कहा, इसे तुम आखिर दिखाई कैसे दी? क्या तुमने कुछ? बिंदिया बोली, नहीं, कुछ लोगों के अंदर यह खासियत होती है कि वह ऐसी चीजों को देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। शायद इसके अंदर भी यही है, इसी वजह से यह मुझे देख सुन पा रहा है। लेकिन तुम हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हें भी एक जीवन साथी चाहिए। यह सुनकर मैंने बिंदिया के कंधों पर हाथ रखा और कहा, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है,
क्योंकि तुम मेरी बहन हो और तुम इतनी परेशान हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं भंवर को ढूंढने में धरती पाताल एक कर दूंगा, लेकिन बस तुम यहां से बाहर मत जाना, क्योंकि भले ही तुम एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षसनी हो, लेकिन तुम्हें खुद को तुम्हारी शक्तियों का अच्छे से नहीं पता, और ऐसे में अगर तुम किसी गलत हाथों में पड़ गई तो वो तुम्हारा इस्तेमाल किस तरह से करेगा वो हम कह नहीं सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए तुम आज के बाद कभी बाहर मत जाना। इस पर बिंदिया मान गई, लेकिन अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं कभी कभार बिंदिया को लेकर थोड़ा बाहर जाया करूंगा, ताकि इससे उसका मन भी थोड़ा हल्का हो। और इसी के साथ ही मैंने उसके पति को ढूंढने की अपनी कोशिश भी तेज कर दी। इसी दौरान एक दिन जब मैं बिंदिया को लेकर मार्केट गया था, तब मुझे वहां पर दर्पण भी दिख गया। वो मुझसे और बिंदिया से बातें करने लगा। इन्हीं सबके दौरान मुझे मनीषा का फोन आया और मैं उससे बात करने लगा। मैं मनीषा से बात करते करते उनसे थोड़ा दूर आ गया था और अब बिंदिया और दर्पण अकेले में बात कर रहे थे। दर्पण बिंदिया से बोला, आपके कपड़े तो काफी पुराने जमाने के लगते हैं, राजस्थानी लहंगा चोली और गहने। आप राजस्थान से हैं? बिंदिया बोली, हाँ, लेकिन यहां मैं अपने भाई के साथ रहती हूं। तब दर्पण बोला, मेरा भी गांव राजस्थान है। इन सब के बाद बातों ही बातों में दर्पण ने जो कहा वह उसे सुनकर बिंदिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने बताया, जिस गांव में बिंदिया के पति का परिवार रहता था वो उसका ननिहाल है। ये सुनकर बिंदिया हैरानी से दर्पण को देखने लगी। अब इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैं वहां आया और बिंदिया को वहां से ले गया। बिंदिया के मन में काफी सारे भाव आ जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं दर्पण ही तो भंवर नहीं है, क्योंकि दर्पण उसे देख सकता है और जैसा कि उसने बताया कि वह वहीं उस गांव का रहने वाला है, तो हो सकता है कि ये वही हो, लेकिन वो इसका पता कैसे लगाए। पूरे रास्ते बिंदिया इन्हीं सब ख्यालों में गुम थी। घर से निकलने के समय बिंदिया काफी खुश थी, लेकिन अब वह काफी ज्यादा परेशान थी। घर आकर मैंने उससे पूछा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा आज थोड़ा बाहर जाकर? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दोबारा वहां लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो। तब बिंदिया बोली, ऐसा नहीं है, मैं खुश हूं, लेकिन अभी जब तुम होने वाली भाभीसा से बात कर रहे थे तो दर्पण ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं थोड़ी हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने मुझे बताया कि वह उसी गांव से है जहां पर मेरे पति के घर वाले रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्पण भंवर ही है, क्योंकि वह मुझे देख सुन सकता है जबकि बाकी कोई नहीं। अब यहां पर मुझे खुश होना चाहिए कि बिंदिया अपने पति से मिल चुकी है, लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि बिंदिया से मेरा लगाव काफी हो चुका था। मैं उसे अपनी बहन ही मान चुका था। अगर वो भंवर के साथ जाएगी तो वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे दुखी भी नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। ऐसे में अगर दर्पण ही भंवर है और उससे तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी छानबीन करूंगा पहले, ताकि मुझे बाद में अफसोस ना हो कि मेरी बहन किसी गलत हाथ में चली गई। इस पर बिंदिया मुस्कुरा दी। वो मेरी भावनाएं समझ रही थी, इसलिए वो बोली, मुझे आप पर भरोसा है कि आप यह सब अच्छे से कर लेंगे, और सच कहूं तो मैं बहुत किस्मत वाली हूं, क्योंकि आपकी जगह अगर कोई और होता तो मेरी तकलीफों को समझता नहीं, बल्कि मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करता, जैसे कि उन गांव वालों ने किया था। इस पर मैं कुछ ना बोला, क्योंकि सच कहूं तो मैंने उसे कभी ब्रह्म राक्षसनी की नजर से नहीं, बल्कि मेरी बहन की नजर से ही देखा था। और एक बार अगर आप किसी से अपना रिश्ता जोड़ लेते हो तो ये सब नहीं देखते। खैर, मैंने दर्पण के बारे में जब पता किया था, मैंने पाया कि सच में यह उसी गांव से था और उसके मां के माता पिता वहां रहा करते थे। यह जानकर मुझे काफी खुशी हुई कि चलो बिंदिया का इंतजार आखिरकार पूरा हुआ। लेकिन अब सवाल यह था
कि यह बात दर्पण को कैसे समझाई जाए, क्योंकि अचानक से कोई आपके सामने ये आकर कहे कि ये ब्रह्म राक्षसनी आपकी पहले के जन्म की पत्नी है, जो कि इतने समय से आपका इंतजार कर रही है, तो ये बात कौन मानेगा। तब बिंदिया ने मुझसे बार बार कहा कि वो उसे समझाएगी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि भले ही भंवर पहले काफी अच्छा इंसान था, लेकिन अभी वो कैसा होगा हम कह नहीं सकते। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे। इस पर बिंदिया कुछ ना बोली, क्योंकि उसे पता था कि मैं जो भी करूंगा उसके लिए सही ही करूंगा। उस दिन बिंदिया ने मुझे दर्पण के मोबाइल से फोन किया था, जिसकी वजह से दर्पण का नंबर मेरे पास आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि पहले दर्पण से बात करके थोड़ी जान पहचान बढ़ाई जाए और धीरे धीरे करके उसे उसके इस सच से परिचित करवाया जाए। अब मैं दर्पण से लगभग रोज बात करता और कभी कभी बिंदिया की भी उससे बात करवाता, ताकि ये लोग एक दूसरे को थोड़ा जाने समझे। 2 महीने हो चुके थे और अब हमारी दर्पण से काफी अच्छी का खासी जान पहचान हो गई थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन मैंने दर्पण से हमारे साथ एक छोटी सी पिकनिक पर आने के लिए कहा। वो मान गया और हम तीनों कहीं घूमने के लिए निकल पड़े। तब मैं काम का बहाना बनाकर वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले कहा कि तुम दोनों घूमकर बिंदिया को घर छोड़ देना। दर्पण मान गया और मैं वहां से घर आ गया। बिंदिया और दर्पण ने पूरा दिन साथ में बिताया और शाम को उसे घर छोड़ दिया। आज बिंदिया घर आई तो मुझे वह काफी खुश दिखाई दी। बिंदिया के चेहरे पर यह खुशी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसे यूं खुश देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन मन ही मन एक छोटा सा दुख भी था कि अब बिंदिया मुझे छोड़कर जाने वाली है। सुबह होते ही मैं जब तक उसे ना देख लूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझे यह पूरी जिंदगी उसके बिना जीनी पड़ेगी। खैर, मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं जितना इसके बारे में सोचूंगा उतना ही मुझे रोना आएगा। अब बिंदिया और दर्पण काफी बात करने लगे थे और एक दिन दर्पण ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है। ये बात सुनकर बिंदिया काफी अजीब लगा। उसके चेहरे पर काफी सारे भाव आ जा रहे थे, लेकिन उसने कहा कि वो सोचकर बताएगी। जब शाम को मैं घर आया तो बिंदिया ने मुझे यह सारी बात बताई और कहा, मुझे नहीं पता कि यह भंवर है या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसमें से वो अपनापन महसूस नहीं होता। शायद बहुत समय हो गया है इसलिए, लेकिन अगर ये मुझे देख पा रहा है तो शायद यही भंवर होगा। तब मैंने कहा, हाँ यही भंवर होगा। अब एक काम करो, दर्पण को यहीं बुला लो। अब हम उससे ये सारी बात आमने सामने करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि शायद अब वो सारी सिचुएशन समझ जाएगा। अब यहां पर मुझे दर्पण पर पूरा भरोसा हो चुका था। वही बिंदिया का भी हाल था, लेकिन उस समय मुझे यह नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। अगले दिन दर्पण इधर आया और मैं औपचारिक बात करने के बाद सीधा मुद्दे पर आया और उसे सारी बात बताई। पहले तो दर्पण ये बात नहीं माना, क्योंकि यह बात मानने वाली थी भी नहीं। ये किसी फिल्म की स्टोरी ज्यादा लग रही थी, इसलिए उसने पहले तो इसको मजाक ही समझा। लेकिन जब मैंने उसे बार बार समझाया और मैंने बिंदिया से कहा कि वो उसके सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दिखाए, तब उसे थोड़ा यकीन हुआ। यह सच्चाई जानकर उसका चेहरा उतर चुका था। जाहिर सी बात है, उसके मन में काफी सारे भाव आ जा रहे थे। वह काफी सारे सपने लेकर बैठा हुआ था और अब सच्चाई उसके सामने है। उसने उदासी भरे लहजे में कहा, आप लोगों ने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने बिंदिया के साथ अपने भविष्य के काफी सपने देख लिए थे और अब तो ऐसा लगता है कि वो सपने कभी पूरे ही नहीं होंगे। तब मैंने उसे समझाया, मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम अपनी नियति को समझो। बिंदिया इतने सालों से तुम्हारे इंतजार में भटक रही है और अब तुम ही उसे मुक्ति दिलवा सकते हो। मेरी बहन को मुक्ति दिलवा दो प्लीज। वो बहुत परेशान रह ली। अब मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं जाती। ये सुनकर दर्पण बोला, फिलहाल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। अब मैं चलता हूं। बोलकर वो वहां से चला गया, लेकिन अब हमें लगने लगा था कि वो अब लौट कर नहीं आएगा।
आजकल की दुनिया में जहां इंसान को इंसान के लिए ही समय नहीं है, वो एक ब्रह्म राक्षसनी की सहायता करेगा। इन सब के बाद 2 दिन बीत गए, लेकिन ना ही दर्पण आया और ना ही दर्पण की तरफ से कोई फोन। इन सब की वजह से बिंदिया अब काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी। मुझसे अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश की। मैं उसे बाहर घूमने लेकर जाता, उसे अलग अलग चीज दिखाता, लेकिन उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। वो बार बार मोबाइल देखती कि अब दर्पण फोन करेगा, अब वो आएगा, लेकिन उसका इंतजार ही रहा। अब यह देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी बहन को इस तरह से नहीं देख सकता था, और जब मैं कुछ ना कर सका तो मैंने अपना गुस्सा दर्पण पर ही निकालने का सोचा। मैंने उसे फोन लगाया और काफी खरी खोटी सुनाई। अब यहां पर मैं आपको बता दूं तो मैंने खरी खोटी सुनाने की सारी सीमाओं को लांघ दिया था। मतलब आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि दर्पण एकदम शांत था। जब मैंने अपना बोलना बंद किया तब वो बोला, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं समझ पा रहा हूं कि आपके अंदर अभी कितना गुस्सा भरा है और वो होना लाजमी है। लेकिन अब आप मेरे नजरिए से सोचिए, क्या आप ऐसी लड़की के साथ अपनी लाइफ काट लोगे जो इंसान ही नहीं है? तब मैंने कहा, तो तुम्हें कौन सा ताउम्र बिंदिया के साथ रहना है? एक बार वो मुक्त हो जाए तब तुम जिससे शादी करनी हो कर लेना, और इसके लिए अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम ले सकते हो। मेरे पास कुछ सेविंग्स है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी बहन को मुक्ति दिलवा दो। इस पर दर्पण कुछ सोचते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैं काफी स्वार्थी हो गया था और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, और यहां तुम हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैंने तो उससे प्यार किया है और अब उसे निभाने का समय आ गया है। मैं बिंदिया को जरूर मुक्ति दिलवाऊंगा। यह सुनकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने यह बात बिंदिया को भी बताई। तब शुरू में तो उसे यही लगा कि मैं उसका दिल बहलाने के लिए ये सब बोल रहा हूं, लेकिन जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो वह मान गई। इन सब से वह काफी ज्यादा खुश थी, और अब आखिरकार वह समय आने वाला था जब बिंदिया मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली थी। अगले दिन शाम के समय दर्पण घर आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारने वाला हूं। मैंने एक सिद्ध तांत्रिक से बात की है और वो बिंदिया को मुक्ति दिलवाने में हमारी मदद करेगा। इसके लिए बिंदिया को मेरे साथ चलना होगा। मैं बिंदिया को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने कहा मैं भी साथ चलूंगा, ताकि मैं आखिरी समय तक अपनी बहन के साथ रह सकूं। तब दर्पण बोला, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होती सरन, अगर इसमें इतना खतरा नहीं होता। पिछले जन्म में जब मैंने बिंदिया को बचाने के लिए शैतान का आह्वान किया था, तो उस समय जो गड़बड़ हुई थी वो दोबारा हो सकती है। इस तांत्रिक क्रिया में भी कुछ आत्माएं वहां आएंगी। मैं और बिंदिया तो बंधे होंगे, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो आत्माएं हमला कर सकती हैं। ये सुनकर बिंदिया घबराते हुए बोली, फिर तुम सरन हमारे साथ नहीं जाओगे? मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपने पति को खोया था, अब अपने भाई को भी खो दूं। इस समय मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। मैं अपनी बहन से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन अब वह समय आ चुका था जब हमें अलग होना ही था। मैंने रोते हुए आखिरी बार अपनी बहन को गले लगाया और फिर इसी के साथ ही बिंदिया और दर्पण वहां से चले गए। बिंदिया के जाने से मैं काफी दुखी रहने लगा। बिंदिया काफी समय से मेरे साथ थी। हम दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन अब वह घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। ऑफिस में भी काम के समय मेरा कभी कभी मन नहीं लगता था। मनीषा मुझसे बात करके मुझसे सब जानने की कोशिश करती कि आखिर मेरा व्यवहार इतना अजीब क्यों हो गया है, लेकिन मैं उसे क्या बताता। इसलिए ऐसे ही घर की याद आ रही है बोलकर शांत हो जाता। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब मैं लेटा हुआ था तो अचानक से एक हवा के झोंके से मेरा ध्यान भंग हुआ। दोस्तों,
इस समय सर्दियों के दिन थे और मैंने रजाई ओढ़ रखी थी और खिड़की दरवाजे भी बंद थे। तो ऐसे में हवा कहाँ से आ गई? पहले तो मुझे यही लगा कि यह मेरे मन का वहम है, इसलिए मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोबारा से मुझे एक हवा का झोंका मेरे चेहरे पर महसूस हुआ। उस समय मुझे लगा कि मानो बिंदिया आ गई है। यह सोचकर मैंने उसे आवाज दी, लेकिन बिंदिया की मुझे कोई आवाज नहीं आई। इसी दौरान मुझे मनीषा का फोन आया और मैं उससे बात करने लगा। इस समय तक मुझे समझ आ चुका था कि अभी इन सब के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। अब तक तो बिंदिया मुक्त भी हो चुकी होगी और मैं उसे बार बार याद करके उसके बारे में सोचकर उसे ही परेशान कर रहा हूं। इसलिए मैंने इन सब से मन हटाकर मनीषा से सामान्य होते हुए बात करने की कोशिश की। थोड़ी देर मनीषा से बात करके मैं सो गया। देर रात अचानक से किसी के रोने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने जब ध्यान से सुना तो पाया कि वो आवाज बिंदिया की थी, क्योंकि मैंने अक्सर बिंदिया को भंवर की याद में रोते हुए देखा था। वो आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और मैं अपने बिस्तर से कूदकर उठा और उस आवाज की दिशा में भागा। मैंने हर जगह देखा, लेकिन मुझे बिंदिया नहीं मिली और ना ही अब मुझे वो रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगने लगा कि हो ना हो बिंदिया जरूर परेशान है और किसी मुसीबत में है। इसलिए मैंने उसी समय दर्पण को फोन लगाया और उससे पूछा कि आखिर बिंदिया कहाँ है और मेरी उससे अभी बात करवाओ। तब दर्पण बोला, बिंदिया अब इस लोक में नहीं है, उसे यहां से मुक्ति मिल चुकी है। इस पर मैं आगे कुछ ना बोल सका। उस समय मुझे यही लगा कि मैं बिंदिया के जाने से काफी परेशान था। शायद इसी वजह से मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। मैंने फोन रखा और वापस सोने लगा। जैसे तैसे मेरी आंखें लगी, लेकिन कुछ देर बाद मैंने खुद को एक शमशान में पाया। मैं वहां से थोड़ा आगे आया और इसी दौरान मेरी नजर एक जगह पर गई। वहां मैंने देखा कि शमशान के बीचों बीच बिंदिया बिल्कुल जड़ खड़ी थी। मैं दौड़कर उसके पास जाने लगा। इसी दौरान जब मैं उससे सिर्फ कुछ कदम दूर था, तभी एकदम से जमीन से आग की लपटें उठने लगी और मैं अपनी जगह से दूर हट गया। ऐसा होते ही वो आग शांत पड़ गई। मैं हैरानी से ये सब देख रहा था कि फिर अगले ही पल मैं दोबारा से बिंदिया की ओर बढ़ने लगा। थोड़ा पास आते ही जमीन से वो आग की लपटें फिर से उठने लगी और मैं डरकर पीछे की ओर हट गया। अब मुझे समझ आ चुका था कि ये आग हो ना हो मुझे बिंदिया के पास जाने से रोकने के लिए है। इसलिए मैंने बिंदिया को आवाज दी, बिंदिया तुम वहां ऐसे क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। लेकिन बिंदिया तो मानो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। वो अपनी जगह पर ज्यों की त्यों ही बनी रही। मैंने उसे दोबारा से आवाज दी, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद दर्पण वहां पर आया और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए बोला, देखो सरन, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मुझे सिर्फ ये ब्रह्म राक्षसनी चाहिए और वो मुझे मिल चुकी है। अब अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस बारे में ज्यादा खोज खबर लेने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम पर इतना भरोसा करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेजा था और तुमने उसके साथ क्या किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलकर मैं उसका गला दबाने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान मेरे शरीर में अकड़न होने लगी और अब इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं अपने आप ही दर्पण से दूर हट गया। मेरे शरीर में अभी भी अकड़न बरकरार थी। मुझे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ता महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक इसी दौरान मेरी नजर दर्पण पर पड़ी, जो कि चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए मुझे ही देख रहा था। वह एकदम से झुका और मेरे चेहरे के एकदम पास आते हुए बोला, तुम्हारे शरीर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्यों सही कहा ना। देखो सरन, बात को समझो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते और अगर तुम मुझे ऐसे ही उकसाते रहे तो फिर मुझे कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहां से अभी के अभी लौट जाओ। मुझे काफी गुस्सा आ रहा था और मैं बिंदिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता था और इसी गुस्से में मैंने दर्पण के मुंह पर थूका और कहा,
तुझे मेरे साथ जो करना है कर ले, लेकिन मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहां आप सभी मुझसे ये कहेंगे कि मैं क्या पागल हूं जो एक मामूली इंसान होते हुए एक ब्रह्म राक्षसनी के लिए लड़ रहा हूं। तो यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आज बिंदिया की जगह मेरी सगी बहन होती तो क्या मैं उसे अपनी जान बचाने के लिए यूं किसी दरिंदे के पास छोड़ देता? नहीं ना। बिंदिया को मैं अपनी सगी बहन ही मानता था और मैं हर भाई की तरह अपनी जान देकर भी अपनी बहन को बचाना चाहता था, और उस समय भी मैंने यही किया। खैर, मेरी इस हरकत से दर्पण को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने मुझे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मेरे पूरे शरीर में अकड़न थी, इस वजह से मैं अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। जब वो मुझे मारते मारते थक गया तब वो बोला, देखो सरन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, चुपचाप यहां से चले जाओ। लेकिन मैं नहीं माना। इसके बाद वो गुस्से में बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद मैं कुछ समझ पाता इससे पहले कुछ काली रहस्यमयी परछाइयां एक के बाद मेरे शरीर में घुस गई और मैं दर्द से छटपटाने लगा। इसी के साथ ही मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी मैंने जो देखा था वह सब सपना था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था कि वह सब सच था और अब मुझे दर्पण पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने दर्पण को फोन लगाया और कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। लेकिन यहां पर जिस चीज का मुझे शक था वही हुआ। दर्पण ने मुझसे मिलने से साफ मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वह फिलहाल के लिए दिल्ली में नहीं है और इसलिए वह मुझसे नहीं मिल सकता। अब मुझे लगने लगा था कि कहीं इसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। यही सोचकर मैंने उससे कहा कि वो मुझे अपना पता दे, मैं ही उससे मिलने आ रहा हूं। ये सुनकर कुछ देर तो वो शांत रहा, लेकिन फिर उसने कहा कि वो 2 दिनों में यहां आ रहा है और आकर मिलेगा। इसके आगे मैं कुछ ना बोल सका। इसके बाद मैं तैयार होकर ऑफिस आ गया, लेकिन मेरा ध्यान मेरे काम में लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ी थी। मुझे ऐसे देखकर मनीषा को पता चल गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है और लंच टाइम में उसने मुझसे कहा, देखो सरन, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम ये बात मुझे क्यों नहीं बता देते? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे में हम में से किसी एक को कोई परेशानी होगी तो उसे हमें साथ में मिलकर सुलझाना होगा। मुझे उसकी बात सही तो लगी, लेकिन मैं उसे आखिर क्या बताता? इसलिए मैंने उससे कहा कि बात इतनी सीधी नहीं है और तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। तब वो बोली, अगर तुम किसी बिल्कुल नामुमकिन सी बात को लेकर परेशान भी हो तो भी मैं तुम्हारा यकीन करूंगी, क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं तुम इतनी आसानी से परेशान होने वाली पार्टी तो नहीं हो। इसके बाद मैंने भी सोच लिया कि अगर वो ना भी माने तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे मन का बोझ तो कम होगा। यही सोचकर मैंने उसे सब बता दिया। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मनीषा को मेरी बात का यकीन होगा, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन किया और बोली, देखो, मेरे हिसाब से वो दर्पण भरोसे के लायक नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुम पूरी तैयारी के साथ जाना और जब तुम उससे मिलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी उसकी बात सही लगी और फिर मैं और मनीषा अब दर्पण से मिलने का इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद एक रेस्तरां में हम दर्पण से मिले। इस दौरान मनीषा दूसरी टेबल पर बैठी थी ताकि उसे हमारे ऊपर शक ना हो। दर्पण से मिलकर मैंने उससे पूछा कि बिंदिया कहाँ है। तब वो बोला, मैं बिंदिया को अपने साथ ले गया था। वहां एक सिद्ध तांत्रिक ने हमारी साधना करवाई और उसके बाद बिंदिया मुक्त हो गई। उसके जाने से मैं काफी परेशान था, क्योंकि मैंने उससे प्यार जो किया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब कम से कम वो एक अच्छी जगह है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जरूर बिंदिया किसी मुसीबत में है। लेकिन यहां परेशानी की बात यह थी कि मैं उससे सीधे सीधे इस बारे में पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो पक्का मुकर जाएगा। तब कुछ सोचकर मैं बोला, तो अब तुमने आगे क्या करने का सोचा है? मतलब तुम्हें अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए ना। आखिर कब तक बिंदिया की यादों के सहारे रहोगे? तुम्हारे आगे तो पूरी जिंदगी है। इस पर वो बोला,
फिलहाल तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकता, क्योंकि जो जगह मैंने बिंदिया को दी थी वो जगह मैं किसी और को बिल्कुल नहीं दे सकता। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं, बोलकर वो उठा। मैं भी उठा और उससे एक दोस्त की तरह हाथ मिलाया। लेकिन यहां मुझे एक बहुत अजीब बात लगी। वो ये कि दर्पण के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वो सर्दियों के दिन जरूर थे, लेकिन वो यहां अपनी बाइक से गर्म ग्लव्स पाकर आया था और हम एक अच्छे रेस्तरां में बैठे थे जहां का हीटर भी बढ़िया चल रहा था। तो ऐसे में उसके हाथ इतने ठंडे होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं यही सोच रहा था कि दर्पण बोला, अच्छा तो अब मैं चलता हूं, बोलकर वो वहां से तेजी से चला गया। उसके जाने के बाद मनीषा मेरे पास आई और बोली, ये लड़का कुछ गड़बड़ था। मैं इसे जानती हूं, मेरी एक सहेली थी लता, ये उसकी बहन प्रीति का बॉयफ्रेंड है। तुमने बिंदिया को इसके साथ क्या सोचकर भेज दिया? ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मनीषा बोली, ये लड़का सही नहीं है, शायद काला जादू वगैरह भी जानता है। प्रीति उसे पसंद तक नहीं करती थी, फिर पता नहीं कैसे वो उसके आगे पीछे डोलने लगी, यहां तक कि वो इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। उसके घर वालों ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो तो पता नहीं क्यों समझना ही नहीं चाहती। कई बार तो वो अपने घर वालों से लड़ने भी लगती है, और ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा। ये सब सुनकर मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था कि मैंने इस जैसे इंसान को अपनी बहन दे दी, और अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि मेरी बहन मुक्त नहीं हुई, बल्कि इसने उसके साथ कुछ कर दिया है। तब मैंने मनीषा से कहा, मैं इसे मार मार कर अपनी बहन का पता लगाकर रहूंगा, बोलकर मैं उस दर्पण के घर की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान मनीषा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और सीधा दर्पण के घर की ओर बढ़ गया। उसके घर जाकर मैंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और उससे साफ साफ पूछा कि बिंदिया कहाँ है, सच सच बता। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल आ गई और वो बोला, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, लेकिन क्या करूं, तुमने मेरे सामने कोई च्वाइस ही नहीं छोड़ी। अब इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कुछ अजीब सी चीज मेरे शरीर से टकराने लगी। ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हुआ, और जब जब मेरे साथ ऐसा होता, मेरा शरीर मुझे पहले से ज्यादा भारी महसूस होने लगता। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी, मैं पसीने से पूरा भीग चुका था। वो जो कुछ भी मेरे शरीर से टकरा रहा था, उसे रोकने के लिए मेरा शरीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोई ऊपरी चीज थी जिसकी वजह से मेरा बस उस पर चल नहीं रहा था। मैं हांफते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया और उससे पूछा, आखिर मेरी बहन कहाँ है? तूने उसके साथ क्या किया और क्यों? दर्पण मुस्कुराते हुए बोला, पहली बात, वो तुम्हारी बहन नहीं, बल्कि सालों से भटक रही एक ब्रह्म राक्षसनी है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम जैसे मामूली इंसान भला क्या जाने, इसलिए उसे मैंने और मेरे गुरु ने उसे सिद्ध कर लिया है। और दूसरी बात, अभी तुम्हारे शरीर में पूरे 4 प्रेत हैं जो धीरे धीरे करके तुम्हारी जैविक ऊर्जा सोखकर तुम्हें खत्म कर देंगे। इसलिए बिंदिया की छोड़ो और अपनी जान बचाने पर ध्यान दो। इन्हीं सब के दौरान मनीषा भी वहां आ गई और मुझे ऐसे देखकर उसने मुझे संभाला। तब मनीषा को देखकर दर्पण बोला, तो तुम इसके साथ हो? देखो, ये तो अब बचने से रहा, इसलिए तुम इसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, राज करोगी। वैसे भी तुम जवान और खूबसूरत हो। इस पर मनीषा ने गुस्से में उसे घूरा और फिर वहां से मुझे लेकर घर आ गई। घर आकर मैंने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो बोली, तुम भी सच में पागल हो, ऐसे ही बिना किसी तैयारी के उससे भिड़ने चले गए। अब देखो उसने क्या किया। देखो, मैं समझ रही हूं कि बिंदिया तुम्हारी बहन है, लेकिन ये समय दिमाग से काम लेने का है। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम तो मरोगे ही, साथ में हम बिंदिया को भी हमेशा के लिए खो देंगे। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा था। अगर मैंने दिमाग से काम लिया होता तो बिंदिया को बचा लेता, लेकिन यहां तो मैं ही प्रेतग्रस्त हो गया था और हम कह नहीं सकते कि ये प्रेत कितने शक्तिशाली हों। खैर, मनीषा बोली, अब तुम कुछ मत करना,
जो करना है मैं करूंगी। मैं किसी तांत्रिक वांत्रिक को ढूंढती हूं, लेकिन तुम तब तक उस दर्पण से दूर रहना। मेरे पास मनीषा की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए जैसा मनीषा बोल रही थी मैंने वैसा ही किया। वहीं दूसरी तरफ दर्पण की गंदी नजर अब मनीषा के ऊपर थी। वो मनीषा को पाना चाहता था, लेकिन मनीषा मुझसे सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसकी बातों में नहीं आई। इन्हीं सब के 2 दिन बाद जब मनीषा अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रही थी, तब उसकी नजर दरवाजे पर पड़े एक नींबू पर पड़ी। उस नींबू के अंदर सिंदूर ही सिंदूर भरा हुआ था और उसके अंदर सुइयां लगाई हुई थी। उसे देखकर मनीषा काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने एक लिफाफे से उस नींबू को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। मनीषा ने इस बारे में मुझे बताया तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि हो ना हो इन सब में दर्पण का हाथ है, लेकिन यहां मेरी बुरी किस्मत को देखो, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहा था। पहले उसने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया और अब मेरी प्रेमिका को वो मुझसे छीनना चाहता था। मैं इन सब से काफी ज्यादा परेशान था कि तभी मनीषा ने मुझसे कहा कि मैं ज्यादा परेशान ना हूं, वो इसका कोई तोड़ जरूर निकालेगी। वहीं दूसरी तरफ जो प्रेत उस दर्पण ने मेरे ऊपर छोड़े थे, उसकी वजह से मुझे काफी कमजोरी होने लगी थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इन सब का इलाज डॉक्टर के पास मिलने से रहा। इसके 1 आध दिनों बाद मनीषा को अपने फ्रेंड सर्कल में से एक बंगालन का पता चला, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं को करती थी। मनीषा और मैं ऑफिस के बाद उस बंगालन के घर पहुंचे। वो एक बहुत बूढ़ी औरत थी और दिल्ली से बाहर की तरफ बने छोटे छोटे मकान में रहती थी। वहां जाकर हमने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन हमने उन्हें बिंदिया के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो भी बिंदिया के पीछे पड़ जाए। सारी बात जानने के बाद वो बूढ़ी महिला बोली, बेटा, तुम्हारे ऊपर कई प्रेतों ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए तुम्हें शमशान की देवी की आराधना करनी होगी। उनकी कृपा से ये प्रेत तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ एक शर्त है, वो ये कि ये आराधना किसी लड़की को करनी होगी। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि उस लड़की को वह साधना अकेले देर रात शमशान में करनी होगी, और इस दौरान शमशान की कुछ दुष्ट आत्माएं इस लड़की को परेशान करने की कोशिश करेंगी, और यहाँ तक कि हो सकता है कि वह इसके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि इसकी जान तक ले ले। अब फैसला तुम दोनों पर है कि कौन ये साधना करेगा, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी जान जोखिम में इतनी आसानी से नहीं डालना चाहेगी। यह सुनकर मुझे काफी ज्यादा घबराहट होने लगी। मैंने उनसे कहा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? मतलब अगर यह साधना उस लड़की की जगह मैं करूं तो नहीं चलेगा क्या? वो महिला बोली, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इस वक्त अकेले नहीं बल्कि कई प्रेतों से ग्रस्त हो, जिसकी वजह से तुम शुद्ध नहीं हो। और चूंकि यहाँ शमशान की देवी का आह्वान करना है, तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि कोई लड़की ये साधना करे। यह सुनकर अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मनीषा बोली, यह साधना मैं करूंगी, आप मुझे बता दीजिए कि यह साधना कब और कैसे करनी है, और मैं उसी दिन तय समय पर यह साधना कर दूंगी। मेरे प्यार को बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मुझे किस तरह का अनुभव हो रहा था। दोस्तों, अगर कोई औरत अपने पर आ जाए ना, तो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ मेरी बहन बिंदिया अपने प्यार के लिए इतने सालों से भटक रही है, और मेरी प्रेमिका मनीषा मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। ये सच है कि कई औरतें बहुत मतलबी होती हैं, लेकिन हम अगर ऐसी औरतों को न गिनकर बिंदिया और मनीषा जैसी लड़कियों का उदाहरण लें, तो इंसान इनके जैसी जीवन साथी पाकर दुनिया तक जीत सकता है। मैं काफी खुश हूं कि मनीषा और बिंदिया मेरे जीवन में हैं। यहाँ मेरी आस्था भगवान पर और ज्यादा गहरी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैंने सच्चे मन से बिंदिया की मदद की। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे मनीषा जैसी जीवन साथी दी। खैर, मैंने मनीषा को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन मनीषा ने मेरी एक न सुनी। आने वाली अमावस्या की रात को मनीषा सारा जरूरी सामान लेकर शमशान में गई और साधना शुरू की। उसने शमशान में एक खाली जगह पर एक नया लाल कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर एक प्रतिमा रखी।
उसके बाद उसने एक सिंदूर लगा नारियल, कुछ चावल के दाने और फूल उस प्रतिमा पर चढ़ाए। उसके बाद कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उस वक्त शमशान में एकदम घुप अंधेरा था। अमावस्या की रात होने की वजह से आज आसमान में चांद भी नहीं था। इसलिए मनीषा ने एक टॉर्च सामने की तरफ जलाकर रखी हुई थी ताकि थोड़ी रोशनी हो, लेकिन वह टॉर्च की रोशनी भी शमशान के उस भयानक अंधेरे को पूरी तरह से खत्म करने में नाकामयाब साबित हो रही थी। खैर, मनीषा आंखें बंद करते हुए लगातार मंत्र उच्चारण करती रही। कुछ देर बाद वहां आसपास की हवा उसे थोड़ी सी गाढ़ी होती महसूस हुई, जिसके कारण मनीषा को डर लगने लगा था। लेकिन मनीषा ने अपने आप को मजबूत रखा और लगातार मंत्रों का उच्चारण करती रही। कुछ देर बाद मनीषा को अपने आसपास कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। यह महसूस करके मनीषा काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसने फिर भी मंत्र उच्चारण जारी रखा। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो यह साधना शुरू करने से पहले मनीषा को अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाना था, जिससे शमशान के शैतान इसके सामने तो आते लेकिन इसे छू भी नहीं पाते। लेकिन मनीषा वो घेरा बनाना भूल चुकी थी, और जब तक मनीषा को ये याद आया तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी चीजों का आभास होने लगा था। मनीषा को पता चल चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी तरह से उसे यह साधना पूरी करनी होगी, और यही सोचकर उसने मंत्रोच्चारण करना जारी रखा। कुछ देर बाद मनीषा को यह आभास हुआ कि उसके पैरों को कोई चाट रहा है। मनीषा काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसने फिर भी आंखें नहीं खोली। मनीषा ऐसे ही घबराते हुए लगातार वो साधना करती रही। कुछ तक वो जो भी चीज थी मनीषा को ऐसे ही चाटती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह चीज मनीषा के पास से हट गई। ये देखकर मनीषा ने राहत की सांस ली और अब वो और तेजी से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। इन सबको थोड़ी ही देर हुआ होगा कि तभी अचानक मनीषा को एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वो सरसराहट मनीषा को एकदम पास से सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई मनीषा के बिल्कुल पास खड़ा हो। इन सब से मनीषा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। इस ठंड के मौसम में भी उसे काफी पसीना आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। लेकिन इन सब के बाद तो हद ही हो गई। एकदम से तेज हवाएं चलने लगी। वह हवा इतनी तेज थी कि मनीषा के सारे बाल बहुत तेजी से हवा में लहराने लगे थे, लेकिन मनीषा अपने इरादों पर अड़ी रही। लेकिन यहाँ पर पता नहीं वो क्या चीज थी जो कि चाहती थी कि मनीषा आंखें खोलकर उसे देखे, लेकिन मनीषा के इरादे यहाँ पर काफी बुलंद थे। जब इतना सब होने के बावजूद मनीषा ने अपनी आंखें नहीं खोली और लगातार अपनी साधना में लीन रही, तो वो जो भी चीज थी वह अपनी सारी हदें पार करती जा रही थी। अचानक से मनीषा को अपने नीचे की जमीन गायब होती महसूस हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में उड़ रही हो। मनीषा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह एकदम से जमीन से टकराई। जमीन पर एकदम से टकराने से उसके हाथ पैरों में थोड़ी चोट आई थी, जिसकी वजह से वह करहाने लगी, लेकिन बावजूद इसके उसने आंख खोलकर नहीं देखा। वह ऐसे ही करहाते हुए मंत्रों का उच्चारण करती रही। इसके कुछ देर बाद मनीषा को दोबारा से अपने नीचे की जमीन गायब होती महसूस हुई। उसका शरीर दोबारा से हवा में था और फिर वह मुंह के बल दोबारा से जमीन से जा टकराई। मनीषा की नाक से खून बहने लगा था। शायद उसकी नाक टूट गई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। वो करहाते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले ही उसे ये महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई आकर बैठ चुका था। मनीषा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी और सच कहूं तो उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो पक्का भाग जाती, लेकिन मनीषा नहीं गई। उसे पता था कि अगर वो यहां से भागी तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। यही सब सोचकर मनीषा ने खुद को संभालते हुए वो मंत्रोच्चारण जारी रखे। अगले ही पल वो जो भी चीज थी मनीषा के ऊपर से हटी और अब इससे पहले कि मनीषा उठती, किसी ने मनीषा को पलटकर पीठ के बल कर दिया और दोबारा से उसके ऊपर बैठ गई। मनीषा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उस चीज ने मनीषा को दोबारा लेटा दिया। मनीषा लगातार मंत्रोच्चारण करते हुए
मन ही मन ये सब जल्दी से खत्म होने की गुहार लगाने लगी। इन सब के अगले ही पल मनीषा को महसूस हुआ कि कोई उसे चाट रहा था। वो मनीषा के चेहरे पर आए घाव और उनसे रिश्ते खून को चाट रहा था। अब मनीषा को लगने लगा था कि उसकी मौत पक्की है, लेकिन यहां होने को कुछ और ही मंजूर था। मनीषा ने महसूस किया कि वो चीज जो उसके घाव को चाट रही थी एकदम से धम्म की आवाज के साथ उसके ऊपर से हटी। अब इससे पहले कि मनीषा कुछ समझ पाती, वातावरण में एक अजीब सी चिंगाड़ गूंज उठी, जिससे मनीषा पहले से काफी ज्यादा घबरा गई। लेकिन मनीषा ने सोच लिया था कि यह मौका अच्छा है बचे खुचे मंत्रों का जल्दी जल्दी उच्चारण करके निकलने का। उसने जल्दी से बचे हुए बाकी के मंत्रों का उच्चारण किया और फिर शमशान की देवी से मुझे ठीक करने की विनती की। इसके बाद जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वहां सब कुछ सामान्य था। इसके बाद मनीषा ने वो देवी की प्रतिमा उठाई और घर आ गई। उसने अस्पताल जाकर अपनी टूटी हुई नाक का इलाज करवाया और फिर अगले दिन हम दोनों उस बूढ़ी बंगालन के पास गए। वहां मनीषा ने उन्हें सारी बात बताई। तब वो बोली, बेटी, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। अगर तुम उस समय अपनी आंखें खोल लेती तो वो शैतान तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन तुमने हिम्मत और बहादुरी दिखाई, इसलिए आज ये लड़का पूरी तरह से ठीक है। इसके बाद हमने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर घर आ गए। अब मेरे मन में मनीषा के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन अब भी मेरे सामने एक चुनौती थी और वो थी अपनी बहन बिंदिया को बचाना। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस दर्पण से हम सीधे जाकर उलझ नहीं सकते थे और उसने मनीषा का पीछा भी अब तक छोड़ा नहीं था। वो आए दिन मनीषा के घर के बाहर टोने टोटके करने लगा, जिसकी वजह से मनीषा कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी। हम इसी बारे में सोच ही रहे थे कि मुझे याद आया कि जब हम गोपाल के गांव गए थे तब एक तांत्रिक ने बिंदिया के आंतक से सबको आजाद करवाया था और अब वही तांत्रिक था जो इस दर्पण से सीधे टक्कर ले सकता था। यही सब सोचकर मैंने गोपाल को फोन किया और फिर इधर उधर की बात करने के बाद सीधा मुद्दे की बात पर आया। मैंने उसे बताया कि दर्पण नाम का एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है और जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसके ऊपर काला जादू वगैरह कर रहा है, तो उसे उसकी मदद के लिए उस तांत्रिक की जरूरत है। तो क्या वह उसे उसका नंबर दे सकता है? गोपाल इसके लिए मान गया और फिर उसी दिन उसने अपने गांव में फोन करके उस तांत्रिक का नंबर लिया और फिर उसका नंबर मुझे दे दिया। दोस्तों, लाइफ में गोपाल जैसा एक दोस्त भी होना जरूरी है जो आपको शराब सिगरेट पीने में भले ही साथ ना दे, जिसके साथ आपकी डेली बात भी ना हो, लेकिन फिर भी आप उनसे मदद मांग सके। खैर, नंबर मिलने के बाद मैंने उस तांत्रिक को फोन किया और उनसे कहा कि वो यहाँ दिल्ली मेरी मदद करने को आ जाएं। बदले में आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। वह तांत्रिक इसके लिए फौरन मान गया और फिर 2 दिनों बाद वह यहाँ मेरे घर पर आ गया। यहाँ पर मैंने उन्हें शांति से सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे काफी डांटा, क्योंकि बिंदिया तो चलो इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और ब्रह्म राक्षसनी होती तो वो मेरे साथ क्या कर सकती थी, वो मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने इसके लिए उनसे माफी मांगी और कहा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन बिंदिया का इरादा गलत नहीं है। उसने किसी को भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई उसकी मदद करता तो वो ऐसा कुछ नहीं करती, और जब से वो मेरे साथ है उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना ही वह आगे पहुंचाएगी। मैं उसकी गारंटी लेता हूं, लेकिन प्लीज आप उसे बचाने में मेरी मदद कीजिए। तब वो तांत्रिक बोला, बिंदिया एक ब्रह्म राक्षसनी है, इसलिए उसके पास बहुत शक्तियां होंगी, जिसके कारण कोई भी यूं ही उसे इतनी आसानी से सिद्ध नहीं कर सकता। वो लड़का जिसकी तुम बात कर रहे हो, बिंदिया उसकी कैद से आजाद तभी हो सकती है जब वो उस लड़के को अपने ऊपर हावी होने ना दे, लेकिन वो खुद इस बात से अनजान है कि वो कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। तब मैंने कहा, वो भले ही इस बात से अनजान है, लेकिन हमें तो उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं। आपको जो चाहिए वह ले लीजिए, लेकिन उसे बचा लीजिए। तब वो तांत्रिक बोला,
लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि उसने आखिर बिंदिया के साथ क्या किया है। एक बार यह पता चल जाए कि वह कहां पर है, हम उसे आजाद करवा सकते हैं। यह सुनकर मुझे एक आइडिया आया। वो दर्पण मनीषा को पाने के लिए उसके ऊपर टोना टोटका कर रहा था। तो अब मैंने सोचा कि बस किसी तरह से उसे यकीन दिलाना होगा कि मनीषा उसके काबू में आ चुकी है। दर्पण ने मनीषा के इस घर का भी पता लगा लिया था और अब वह यहाँ पर भी मनीषा के घर के बाहर वह अजीब से टोटके का सामान रख रहा था। इसी दौरान दोपहर को मनीषा ने दर्पण को कॉल किया और फिर उससे कहा कि वह उसे बहुत प्यार करती है। यह सब सुनकर तो दर्पण के मन में लड्डू फूटने लगे और उसने मनीषा को ऑफिस के बाद शाम को उसके साथ चलने को कहा। मनीषा ने उस समय तो उसे हाँ कर दिया, लेकिन मनीषा को उससे डर लगने लगा था क्योंकि उसके इरादे नेक नहीं थे। उसने मुझे इस बारे में बताया। तब मैंने कहा, देखो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। तुम उसके साथ जाना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा और उसके बाद हम उसके खाने पीने की किसी चीज में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देंगे और उसके बाद सब प्लान के हिसाब से ही होगा। मनीषा इसके लिए मान गई और अब हम शाम होने का इंतजार करने लगे। शाम होते ही दर्पण ने मनीषा को फोन करके कहा कि वो एक जगह आ जाए। मनीषा जाने लगी और इस दौरान मैं और वो तांत्रिक भी साधारण कपड़ों में मनीषा के पीछे पीछे जाने लगे। उसने एक महंगे रेस्तरां में मनीषा को बुलाया और मनीषा के साथ खाना खाया, लेकिन उसके पैसे मनीषा से देने को कहा। यह सच में बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है और लड़कियों को तो पता नहीं इसने क्या समझ रखा है। खैर, मनीषा ने बिना किसी शिकायत के सारा बिल भरा और फिर उसके बाद दर्पण उसे एक शराब के ठेके पर लेकर गया। वहां उसने मनीषा को 2 शराब की बोतलें लाने को कहा। उस समय मनीषा को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वह पीती नहीं थी और इन आदमियों के बीच में वो शराब लेने आ गई। ठेके में मौजूद सारे लोग मनीषा को अजीब निगाहों से घूरने लगे, लेकिन मनीषा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसने चुपचाप शराब की बोतल ली और वापस आ गई। इसके बाद दर्पण उसे लेकर अपने घर गया और घर आते ही वो शराब पीने लगा। इस दौरान मनीषा शांति से बैठी हुई थी। जब दर्पण शराब पी रहा था, इसी दौरान उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दर्पण ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने उसका मकान मालिक था। वह एकदम से दर्पण को अपने सामने से हटाकर कमरे के अंदर आया तो वहां उसने मनीषा को बैठे देखा, जिसे देखकर उसने गुस्से से दर्पण को कहा, यह सब क्या है दर्पण? यह शरीफों का मोहल्ला है और तुम आए दिन यहां पर कोई ना कोई लड़की लेकर आते हो। तुम्हें जो भी कुछ करना है यहां से बाहर जाकर करो। मेरे घर में यह सब नहीं होगा और अगर तुम यह नहीं कर सकते तो अभी के अभी यह घर खाली कर दो। यह सुनकर दर्पण को काफी गुस्सा आया और वो बोला, अरे ऐसे कैसे खाली कर दूं? मैं आपको किराया देता हूं हर महीने और यहां पर मैं जो कुछ भी करूं, आप होते कौन है बोलने वाले? और ये लड़की भी यहां अपनी मर्जी से आई है, मैं उसे उठाकर नहीं लाया, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? ये सुनकर मकान मालिक गुस्से में बोला, यह घर मेरा है और मैं अपने घर में यह सब नहीं होने दूंगा। यहाँ शरीफ घरों के लोग रहते हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मुझे यहाँ शरीफ और अच्छे किराएदार मिल जाएंगे। ये सुनकर दर्पण को काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर वो बोला, ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं इस लड़की को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। इसी दौरान जब ये सब बहस चल रही थी, तभी मनीषा ने एक पाउडर दर्पण के गिलास में डाल दिया था। वहीं वो मकान मालिक बोला, ठीक है, जल्दी करो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। बोलकर वह वहां से बाहर आ गया। दर्पण ने एक नजर मनीषा की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी, और फिर उसने बाकी बची हुई शराब खत्म की और मनीषा से कहा, चलो यहां से किसी होटल में चलते हैं। मनीषा बोली, जैसा तुम कहो। इसके बाद मनीषा दर्पण के साथ वहां से जाने लगी। वे दोनों वहां से निकलकर पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद दर्पण की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह एक घने जंगल के अंदर था। वह एक पेड़ से बंधा हुआ था।
उसके हाथों को पीछे करके हमने पेड़ से बांध दिया था, मुंह के अंदर कपड़ा ठूंस दिया था। उसे यह सब देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि ठीक तभी मैं उसके सामने आया और एक डंडा दिखाते हुए उससे पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मेरा खून खोल उठा था। मेरी आंखों के सामने लगातार बिंदिया का चेहरा आ रहा था, जिसके कारण मैं खुद को रोक नहीं सका और मैंने उसे डंडे से मारना शुरू किया। मैं उसे डंडे से पीटते हुए बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि बता मेरी बहन कहाँ है, लेकिन वो कुछ ना बोला। ये सब देखकर मनीषा, जो अब तक यह सारा तमाशा देख रही थी, अपनी जगह से उठी और बोली, उसके बोलने के लिए उसका मुंह तो खोलो। बोलकर उसने उसके मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटते ही वह दर्द से कराहते हुए बोला, नहीं बताऊंगा, जा, क्या कर लेगा। ये सुनकर अब मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसीलिए मैंने आव देखा ना, ताव सीधे उसके पैंट पर डंडे बरसाने लगा। इस वजह से वो काफी ज्यादा तड़पने लगा और बोला, मैं बताता हूं, असल में मैं काला जादू वगैरह सीख रहा हूं, जिसकी वजह से मैं ऐसी चीजों को देख सकता हूं। उस दिन जब बिंदिया मुझे मिली तो मुझे समझ आ गया था कि वह कौन है। वह बहुत शक्तिशाली थी, यह मैं समझ चुका था, लेकिन उसे उसकी खुद की शक्तियों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। मैं उसे सिद्ध करना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसलिए मैंने उसे और तुम्हें पहले बेवकूफ बनाया और तुम दोनों बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ सब प्लान के हिसाब से ही हुआ। मैं उसे अपने साथ अपने गुरु के पास ले गया। उस समय तो उसे यही लगा था कि मैं उसे मुक्ति दिलाने वाला हूं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। मैंने और मेरे गुरु ने मिलकर बिंदिया को एक आईने में कैद कर दिया। हमने सोचा था कि हम उसे आसानी से काबू में कर लेंगे, लेकिन वो काफी शक्तिशाली थी और उसे सिद्ध करने के लिए हमें लगातार 11 अमावस्या तक एक खास साधना करनी पड़ेगी। इस काम में काफी ज्यादा समय लगने वाला था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बिंदिया को काबू करना इतना आसान नहीं था। वह अभी मेरे गुरु के पास है। मैं अगली अमावस्या को वहां पर जाकर गुरु के साथ वो साधना करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता हमारे साथ आया वो तांत्रिक बोला, मुझे नहीं लगता कि इसका वह गुरु इतनी आसानी से बिंदिया को अपने हाथ से जाने देगा। बिंदिया चूंकि उस आईने में अभी है, तो उस वजह से वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगी। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें वो सपना आया था और बिंदिया का आभास हुआ था। हो ना हो बिंदिया ने तुमसे मानसिक संपर्क किया होगा। अब हमें किसी तरह से जाकर वह शीशा तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद बिंदिया वहां से आजाद हो जाएगी, और एक बार वह वहां से आजाद हो गई तो फिर इतनी आसानी से इन लोगों के पकड़ में नहीं आने वाली। अब यहां पर हमारे लिए खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि अगर दर्पण हमें इस तरह से परेशान कर सकता है तो यह तो इसका गुरु है, और हम कह नहीं सकते कि यह कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन जब मुझे इतना सब कुछ पता चल ही चुका है तो मैं अब पीछे तो नहीं हटने वाला। मैंने फैसला कर लिया कि मैं बिंदिया को लेने के लिए इसके गुरु के पास जाऊंगा और किसी तरह से उसे वापस ले आऊंगा। मैंने यह फैसला कर तो लिया था, लेकिन यहां मनीषा भी मेरे साथ जाना चाहती थी। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी, और फिर मैं मनीषा और तांत्रिक दर्पण के गुरु के पास जाने के लिए निकल पड़े। यहां मैं आपको बता दूं कि वह पास में नहीं रहता था, बल्कि असम के किसी गांव में रहता था। वहां तक जाने के लिए हमें काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ा, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और आखिरकार हम उस गांव में पहुंच ही गए। वहां आकर मैंने बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज देखी, और वह यह कि वहां पर कुछ कुछ जगहों पर टोने टोटके का सामान भी मुझे पड़ा दिखाई दिया। इन सब से मुझे यह तो पता चल गया कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और अब मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं मैं अपनी बहन के साथ साथ मनीषा को भी न खो दूं। मेरे इस डर को हमारे साथ आए उस तांत्रिक बाबा ने भांप लिया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है तुम किस वजह से परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। यहां इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।
यह सारी चीज तभी किसी इंसान के ऊपर हावी होती है जब वह कमजोर हो, लेकिन यहाँ यह बच्ची मानसिक रूप से काफी ज्यादा ताकतवर है और यह अपने ऊपर इतनी आसानी से इन चीजों को हावी होने नहीं देगी। इसकी इच्छा शक्ति के आगे यह सारी चीज कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली और फिर हम तीनों उस गांव से सटे जंगल में अंदर की ओर जाने लगे। कुछ ही आगे चलकर हमें पेड़ों पर अजीब से निशान दिखाई दिए। यह देखकर तांत्रिक बाबा बोले, हम उनकी सीमा में आ चुके हैं, इसलिए सब सावधान रहना। हम कह नहीं सकते कि यह लोग कितने ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि ऐसे खतरनाक तांत्रिक सिद्धि पूरी करने के लिए शायद नर बलिया भी दे सकते हैं। यह सुनकर मनीषा गुस्से में बोली, अरे तो हम यहां आई ही क्यों हैं? अगर इन लोगों ने हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मैंने कहा, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ प्लान के हिसाब से रहेगा, बस तुम वही बोलना जो मैंने तुमसे कहा है। इसके बाद हम तीनों जंगल के उस हिस्से में आ गए थे जहां पर थोड़ा सा समतल मैदान था। वहां पर कुछ राख के भी अवशेष थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यहां पर शायद रात के समय किसी तरह की तंत्र साधना की गई होगी। उस जगह को देखकर हमने आसपास नजरें दौड़ाई, लेकिन हमें पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ठीक इसी दौरान एक काला चोगा पहना तांत्रिक मनीषा के सामने आ गया, जिससे मनीषा डर के मारे पीछे हट गई। हम लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ठीक तभी वह बोला, तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? तब मैंने कहा, नमस्ते बाबा, मेरा नाम गोपाल है और यह मेरी प्रेमिका मनीषा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। तब मेरे एक दोस्त दर्पण ने मुझे एक तांत्रिक के बारे में बताया कि वह इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। उसने बताया था कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। यहां मैंने उस तांत्रिक को अपना नाम गलत बताया, क्योंकि मुझे डर था कि दर्पण ने मेरे बारे में उसे बताया हो सकता है। यह सुनकर उस तांत्रिक ने मुझे घूरा और कहा, अच्छा तो तुम दोनों दर्पण के साथी हो, मैं उसका गुरु हूं। दर्पण ने मुझे फोन पर बताया था कि तुम दोनों आने वाले हो। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, तो हमने यहां आने से पहले दर्पण को मार मार के इस बाबा को फोन करवाया था और उसे कहा था कि वह उनसे कहे कि हम मदद के लिए यहां आने वाले हैं, जिस वजह से इसे हम पर शक नहीं हुआ। अब क्योंकि उस बाबा को पहले ही पता था, तो इसलिए उसे हमारे पर बिल्कुल शक नहीं हुआ और वह हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। वह हमें वहां से जंगल में अंदर की ओर ले गया। अंदर की तरफ ही एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। वह हमें उस झोपड़ी के अंदर लेकर गया। झोपड़ी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वहां पर तांत्रिक क्रियाओं का अजीब अजीब सामान पड़ा हुआ था। हम लोग हैरानी से यह सब देख रहे थे कि तभी वह तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। आजकल मैं एक साधना कर रहा हूं और उस साधना के लिए मुझे कुछ बकरियों की जरूरत है, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं, एक बकरी और 51,000 रुपए चाहिए। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें आगे की जानकारी दूं। तब मैंने कहा, अगर यह सब करने से हमारे घर वाले मानते हैं तो मैं यह करने को तैयार हूं, लेकिन अगर वह नहीं माने तो फिर मैं अपना पैसा वसूल करना भी बहुत अच्छे से जानता हूं। यहां मैंने यह सब इसलिए बोला था ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। मेरी बात सुनकर वो तांत्रिक बोला, मूर्ख लड़के, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकता, फिर यह तो सिर्फ तुम्हारे घर वाले हैं। यह सुनकर मनीषा बोली, बाबा ये थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए इन पर ध्यान मत दो। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, आपको जो चाहिए वह हम दे देंगे। इसके बाद वो तांत्रिक बोला, ठीक है, आज की रात हम यहाँ पर एक खास तांत्रिक क्रिया करेंगे। वह होने के बाद तुम लोगों को उसका प्रसाद अपने घर वालों को खिलाना होगा और उसके बाद तुम देखना मेरा कमाल। यह सुनकर मैंने और मनीषा ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर हम लोग उस साधना के लिए तैयार हो गए। हम लोगों ने वहां पर थोड़ी देर आराम किया और उस झोपड़ी के अंदर आसपास नजरें घुमाकर सारी चीजों को देखा। हम वहां पर वह आईना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसके अंदर बिंदिया कैद थी।
लेकिन पता नहीं उस तांत्रिक ने वह आईना कहाँ छुपा कर रखा था। इसी तरह से कुछ घंटे बीते और रात का समय आ गया। रात होते ही वह तांत्रिक हमें उस समतल जगह पर लेकर गया जहां पर हमें पहले वह राख मिली थी। उसने वहां कुंड में अग्नि जलाकर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और फिर कुछ देर बाद मुझसे कहा, अपने माँ बाप का नाम बताओ। मैंने उसे अपने माँ बाप का असली नाम बताने की जगह नकली नाम बताया और फिर वह इस झूठे नाम से मंत्र उच्चारण करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने मनीषा से उसके घर वालों का नाम पूछा। उसने भी झूठा ही कोई नाम बताया। हम लोग यहाँ पर बैठ तो गए थे, लेकिन ठीक इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर हमारे साथ आया। वो तांत्रिक वहां से निकलकर उस तांत्रिक की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं तो हमारे साथ आया वह तांत्रिक एकदम हमारी तरह सामान्य कपड़ों में आया था और हमने उसे मनीषा का भाई बोलकर उस दुष्ट तांत्रिक से मिलवाया था, जिस वजह से उस तांत्रिक को हमारे ऊपर ज्यादा शक भी नहीं हुआ। वो उस तांत्रिक के झोपड़ी के एकदम पास पहुंच गया था, लेकिन अब इससे पहले कि वह उस झोपड़ी के अंदर घुस पाता, अचानक से झोपड़ी से कई सारे प्रेत आने लगे। ये देखकर वह तांत्रिक मन ही मन बुदबुदाया। जैसा कि मैंने सोचा था, वह तांत्रिक सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसने अपनी गैर हाजिरी में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ शक्तिशाली प्रेतों को लगाया है ताकि कोई भी इस झोपड़ी के अंदर ना जा पाए। अब जैसा कि मुझे शक था वही बात होगी। बिंदिया इसी झोपड़ी के अंदर है। मुझे कैसे भी करके इस झोपड़ी के अंदर जाना ही होगा। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे बिंदिया को ढूंढना ही पड़ेगा। इसके बाद उसने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और अपनी जेब में से रुद्राक्ष की माला निकालकर अपने गले में धारण कर ली। उन मंत्रों के उच्चारण और माला की वजह से उस तांत्रिक के शरीर के ऊपर एक अदृश्य आवरण आ गया था, जिसकी वजह वह बिना किसी नुकसान के झोपड़ी के अंदर घुस गए। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ बैठा हुआ वह तांत्रिक अचानक से रुक गया। उसे ऐसे देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तब उस तांत्रिक ने मुझे गुस्से में घूरा और कहा, तुम्हारे साथ आया हुआ वह तुम्हारा भाई कहां पर है? अभी अभी मेरी झोपड़ी में किसी ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। बताओ कौन हो तुम? ये सुनकर मैंने कहा, अरे वह यहीं कहीं टहल रहा होगा और हमें क्या पता कि आपकी झोपड़ी के अंदर कौन घुसने की कोशिश कर रहा है। आपकी झोपड़ी के अंदर ऐसा है ही क्या कि कोई उसके अंदर घुसकर चोरी चकारी करेगा? यह सुनकर वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और कहा, तुम लोग जरूर किसी और मकसद से यहां आए हो। बताओ कौन हो तुम लोग और यहां क्या काम है तुम्हारा? तुम्हारे साथ आया हुआ तुम्हारा वह साथी मेरी झोपड़ी के अंदर गया हुआ है। इसका मतलब यह है कि वह कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी झोपड़ी को प्रेतों के एक सुरक्षा घेरे से बांध रखा था और तुम्हारा साथी उसको पार करके आगे गया है। बताओ क्या चाहते हो तुम दोनों, वरना मैं तुम दोनों को यहीं मार डालूंगा। ये सुनकर मनीषा बोली, माफ करना तांत्रिक जी, हमारा आपके यहां पर इस तरह से घुसपैठ करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपने और आपके शिष्य ने इनकी बहन बिंदिया को अपने पास कैद कर रखा है। हम किसी भी तरह की कोई हानि नहीं चाहते। आप हमें उसे दे दीजिए, हम चले जाएंगे। ये सुनकर वो तांत्रिक गुस्से में बोला, तुम दोनों सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। वो एक ब्रह्म राक्षसनी है और वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और तुम उसे मुक्ति दिलवाना चाहते हो। तुम जैसे मामूली इंसानों को उसका सही इस्तेमाल नहीं पता, इसलिए मैंने उसे तुम लोगों से हासिल कर लिया है। मैं उसे साध कर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। ये सुनकर मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर किसी मजबूर और बेसहारा की मजबूरी का फायदा उठाकर शक्तिशाली और बुद्धिमानी का काम है, तो मुझे इतना बुद्धिमान कभी नहीं बनना। वो ब्रह्म राक्षसनी होगी, लेकिन मेरे लिए वह मेरी बहन है, और वह चाहे जो हो, मैं उसके लिए जो मुझसे बन पड़ेगा वह मैं करूंगा, और मैं उसे यहां से लेकर ही जाऊंगा। और तुम जैसा शक्तिशाली और बुद्धिमान तांत्रिक भी मुझ जैसे मूर्ख और मामूली इंसान को नहीं रोक सकता। मैंने जोश जोश में ये सब बोल तो दिया था, लेकिन सच में मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था,
क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ मनीषा भी थी। मेरी इसी कमजोरी का फायदा उस तांत्रिक ने उठाया। उसने पता नहीं कौन सा मंत्र मारा कि हमारे आसपास कुछ काले साए मंडराने लगे और देखते ही देखते उन्होंने मुझे और मनीषा को पकड़ लिया। अब हम दोनों पूरी तरह से विवश थे। मैं गुस्से में उस तांत्रिक को देख रहा था कि तभी वह बोला, मैं तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब मैं तुम दोनों को यहीं खत्म करके तुम्हारे साथी को देखूंगा और तुम दोनों के साथ ही यह सब भी यहीं खत्म हो जाएगा। फिर देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। हम दोनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे और अब हमें लगने लगा था कि हमारी मौत पक्की है। लेकिन तभी हमारा साथी तांत्रिक वहां आया। उसके हाथ में एक शीशा था। उसे वहां देखकर वह तांत्रिक गुस्से में बोला, आज तेरी भी मौत पक्की है। यह सुनकर उस तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तांत्रिकों का काम मानवों की भलाई है। जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग इन काली शक्तियों से ग्रस्त है, उनकी मदद करना हमारा काम है। लेकिन तुम जैसे कुछ लोगों ने हम सभी लोगों का नाम खराब किया हुआ है। आज हर कोई तांत्रिकों से डरता है, जो चंद पैसों के लिए दर्पण जैसे लोगों की मदद करते हैं ताकि वो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना सकें। और इसके बाद भी तुम खुद को बुद्धिमान कहते हो। मेरे हिसाब से तो तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा मूर्ख इंसान हो। पैसे और ताकत से ज्यादा इस दुनिया में इंसानियत मायने रखती है, जो कि तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर उस दुष्ट तांत्रिक को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह मंत्र उच्चारण करने लगा। लेकिन अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हमारे साथी तांत्रिक ने वह शीशा जोर से जमीन पर दे मारा। ऐसा होते ही छनाक की आवाज के साथ उस शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसी के साथ ही बिंदिया उस शीशे में से बाहर आ गई। ऐसा होते ही वह तांत्रिक काफी ज्यादा घबरा गया। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बिंदिया उसके ठीक सामने थी। अपने सामने हम दोनों को इस तरह से देखकर बिंदिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। और फिर पता नहीं उस समय बिंदिया को क्या हुआ कि उसके शरीर में एक तेज चमक हुई। इसी के साथ ही वह काले साए जिन्होंने हमें बांध रखा था, वो बिंदिया के शरीर में समाते चले गए। अब हम दोनों आजाद थे। वहीं दूसरी तरफ वह दुष्ट तांत्रिक अब काफी ज्यादा घबरा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिंदिया इतनी खतरनाक हो सकती है। उसने बिंदिया को काबू करने के लिए दोबारा से मंत्र उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके मंत्रों का बिंदिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वह उस तांत्रिक के पास आई और उसकी गर्दन को दबोचते हुए कहा, तुम लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं शांत थी, लेकिन फिर तुमने मेरे भाई को ऐसे पकड़ा। अब मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे भाई को चोट पहुंचाए। यह सब सुनकर वह तांत्रिक काफी ज्यादा घबरा गया और वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तब बिंदिया बोली, आज अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो फिर कल तू दोबारा से मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं यह नहीं होने दूंगी। अब इससे पहले कि हम में से कोई कुछ समझ पाता, बिंदिया के मुंह से काला धुआं निकलकर उस तांत्रिक के नाक और मुंह से होते हुए उसके शरीर में समा गया और फिर अगले ही पल वह वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। फिर बिंदिया मेरे पास आई और बोली, तुम जानते हो कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती। मैंने इसकी जान भी नहीं ली है, बल्कि इसके पूरे शरीर को लकवाग्रस्त कर दिया है, जिससे अब यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। तब मैंने बिंदिया से कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ही तुम्हें उसके साथ भेजना चाहिए था, लेकिन मैंने यह नहीं किया। लेकिन आगे से मैं इस चीज का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर वो तांत्रिक बोला, तुम किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन तुम जिस रूप में हो वह खतरनाक है। इसलिए तुम हो सके तो इन लोगों की परछाई से भी दूर रहना। मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें तुम्हारे पति तक पहुंचने में पूरी मदद करूंगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी बिंदिया। तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा और इसके बाद तुम तुम्हारे पति से मानसिक रूप से संपर्क साध पाओगी और उसे बता पाओगी सब कुछ। और उसके बाद वह फैसला उसका होगा कि वह तुम्हारे पास आना चाहता है या नहीं। बताओ, मंजूर है?
इस पर बिंदिया ने एक नजर मेरी ओर देखा। मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर बिंदिया बोली, मुझे मंजूर है। इन सब के बाद वो नेक तांत्रिक भी हमारे साथ बिंदिया की तलाश में शामिल हो गए। वो अपने कुछ साथियों से इस बारे में बात कर कि इसके बारे में और जानकारी हासिल करने लगे। वही बिंदिया अब मेरे साथ है। मनीषा को भी बिंदिया के बारे में पता है और हम तीनों एक परिवार की तरह साथ हैं। इस दौरान मैं और मनीषा बिंदिया को खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि बिंदिया का यह सफर कितना लंबा है। साथियों, सरन ने एक बार फिर से अपना सब काम धाम छोड़ कर के अपनी बहन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हम में से कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान एक ऐसी बहन के लिए जो एक इंसानी रूप में भी नहीं है, जो इस दुनिया की भी नहीं है और जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, एक अलग दुनिया की है जो शायद किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन उसने इतना प्रेम अपनी बहन से किया जैसे उसकी सगी बहन से भी बढ़कर हो। और यही वजह रही कि उसने किसी भी चीज की परवाह न करते हुए अपनी बहन को बचाने के लिए वह असम तक पहुंच गया। तो फिलहाल में सरन ने हमारे साथ इतने ही स्टोरी शेयर की है और वह टाइम मिलते ही बहुत जल्द हमें आगे की सफर की कहानी भी बताएगा। लेकिन तब तक के लिए हमें भी काफी इंतजार है और साथ ही साथ आपको भी काफी इंतजार करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूं कि ब्रह्म राक्षसनी की स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी। चलिए अब अपने कुछ लॉयल साथियों का नाम लेते हैं। कमाल खान, फिरोज खान नेपाल, सावित्री तिवाती, पंकज कुमार, विशाल कश्यप, प्रीतम मगर नेपाल, शशि सिंह, दीप चेत्री कोलकाता, साहब अली बिहार, मेहनत कुमार रतनगिरी, फिरोज कुरैशी गुलावटी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी सहायता कर रही है ममता सहाय। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए हॉरर अनुभव के साथ।